साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 121 में आप सभी का स्वागत है। योग प्रकरण, योग पे बातें चल रही हैं। उसी योग में ही चंद्रमा से बनने वाले शुभ योगों की बातें चल रही थी, शुभ अशुभ योगों की। इसमें आपने 3 योगों, सुनफा योग, अनफा योग और दुर्धरा योग और चंद्रमंगल योग, 4 योगों को आपने जाना। 4 योगों की चर्चा चंद्रमा संबंधित योगों को हो गई थी। 6ठा ये चंद्राधि योग की जो है बात, आज हम चंद्राधि योग की बात करेंगे। अन्य योगों की तरह यह भी योग बहुत आसान है और मानव जीवन में कल्याण करने वाला है। चंद्रमा मन का कारक है। मन का कारक होने के कारण मन से बनने वाले, जो मन के कारक से बनने वाले जो भी अंग हो, मन को अच्छा बनाएंगे, मन को समृद्ध करेंगे, मन को बली करेंगे। तो मन जब समृद्ध बली होगा तो निश्चित ही जो है वो अच्छा योग होगा और जीवन में जो है अच्छाई की ओर ले जाएगा, बुराई से दूर करेगा। अब हर योग को बनने में कोई ना कोई सिद्धांत होते हैं, आप जाने थे। इसमें भी सिद्धांत है कि जब कोई शुभ ग्रह, यहां पहला सिद्धांत क्या है, जब कोई शुभ ग्रह, जब कोई शुभ ग्रह, कोई शुभ ग्रह, तो कोई शुभ ग्रह की बात जब हो रही तो कोई शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? कोई शुभ ग्रह में कौन होता है? गुरु, शुक्र, ये नरसैंगिक रूप से शुभ होते हैं, और चंद्रमा और बुध, ये 4 शुभ ग्रह हैं। आपको पहले पाठों में जो आप जाएंगे तो पहले पाठों में आप इसको समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि 4 शुभ ग्रह हैं। 4 शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध। गुरु शुभ नरसैंगिक रूप से शुभ है, यह हमेशा शुभ रहता है, हमेशा शुभ परिणाम ही देता है। चंद्रमा और बुध जो है, चंद्रमा पक्ष बली होता है, ये सूर्य से 72 डिग्री के अंतर्गत रहेगा तो ये अस्त हो जाता है, उसको तो जो है परिणाम नहीं, ठीक परिणाम नहीं देता है, अशुभ हो जाता है। और चंद्रमा से 72 डिग्री की दूरी पर रहता है तो शुभ परिणाम देता है। अर्थात आप पुनः समझ लें इसको कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेके शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक चंद्रमा जो है पूर्ण दीप्तमान होता है और ये जो है उस समय शुभ होता है। शेष समय में यह अशुभ होता है। जिनका जन्म चंद्रमा जो है शुक्ल कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेके शुक्ल पक्ष की षष्ठी के बीच हुआ होगा, उनका चंद्रमा शुभ माना जाएगा। अब बुध शुभ ग्रह के साथ शुभ होता है, अशुभ ग्रह के साथ अशुभ होता है। बुध अकेला हो तो शुभ होता है और पाप ग्रह के साथ होता है तो पाप होता है। तो पहली शर्त तो है, जब कोई शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, चंद्रमा, बुध, तो चंद्रमा से तो योगी ही बन रहा है, तो चंद्रमा को आप यहां से हटा दीजिए, चंद्रमा का नहीं, तो यहां पे गुरु, शुक्र और बुध की बात हम कर लेते हैं कि बुध। अच्छा, तो गुरु, शुक्र, बुध कहां हो? गुरु, शुक्र, बुध चंद्रमा से छठे, 7वें, 8वें भाव में। तो आपने समझा क्या? जब कोई शुभ ग्रह, तो कोई शुभ ग्रह तो 3 ग्रह हुए, गुरु, शुक्र, बुध। कहां हो? चंद्रमा से छठे आते। अब किसी कुंडली में इसी में आप मान लीजिए कि चंद्रमा आपका यहां बैठा है, या चंद्रमा पहले लग्न में ही ले लीजिए कि चंद्रमा आपका यहां पे है, चंद्रमा है, चंद्रमा कुंडली में आपके चंद्रमा लग्न में ही है, तो राशि भी मिथुन हो जाएगी, लग्न भी मिथुन हो जाएगा। और मिथुन लग्न की कुंडली है ये, तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृष, ये हम बना लेते हैं पत्रिका। अब कह क्या रहा है? चंद्रमा से 6, 7, 8 भाव में
तो छठा भाव कौन हुआ चंद्रमा से? 1 2 3 4 5 6, छठा भाव ये हुआ, सातवां भाव ये हुआ, आठवां भाव ये हुआ। तो चंद्रमा से 6 7 8 भाव में कौन बैठे हो? गुरु शुक्र बुध। तो मान लीजिए यहां पे गुरु बैठा है, यहां पे शुक्र बैठा है और यहां पे बुध बैठा है। पहली शर्त तो यही हुई कि क्या है कि तीनों शुभ ग्रह कहा, गुरु शुक्र बुध कहां बैठे हो? वो चंद्रमा से छठे सातवें आठवें बैठे हो, या ये अलग अलग भी हो सकते हैं और एक साथ भी हो सकते हैं। ये शुभ ग्रह अलग अलग भी भाव में भी हो सकते हैं, अलग अलग भाव में हो सकते हैं, या एक ही भाव में सभी ग्रह हो सकते हैं। तो कोई भी स्थिति होगी, एक ही भाव में होंगे तो भी ये बन जाएगा, और अलग अलग भाव में होंगे तो भी ये बनेगा। एक शर्त तो ये हो गई। फिर दूसरी शर्त क्या कहता है कि ये ग्रह जो है क्या हो कि शुभ ग्रह बैठे हैं, लेकिन इनकी स्थिति क्या हो? दूसरी शर्त इसमें है कि ये ग्रह, ये शुभ ग्रह नीच राशि में ना हो। न हो, एक बात हो गई। फिर कह रहा है अस्त ना हो, पाप ग्रह से पीड़ित ना हो। ना हो असल। अब ये तो, और एक चीज और इसी में जोड़ लीजिए कि तीसरा पॉइंट एक और हो जाएगा कि ये शुभ ग्रह के साथ अशुभ ग्रहों की युति या दृष्टि ना हो। ना, अब तीनों शर्तें आपके सामने हैं। एक तो है 6 7 8 भाव में रहना, ये आपने देख लिया। अब यहां पे आप देखिए कि दूसरी शर्त क्या कहता है, ये शुभ ग्रह नीच राशि में न हो, अस्त ना हो, पाप ग्रह से पीड़ित ना हो। तो ये समझने की बात है। देखिए कि ऐसी स्थिति कब आएगी। पहली स्थिति तो सीधे सीधे क्लियर है कि चंद्रमा से 6 7 8 बार में हो, चंद्रमा यहां है तो यहां से छठा सातवां आठवां ये हुआ, और अगला अभी एक और हम उदाहरण दे देंगे कि जहां से मतलब चंद्रमा होगा तो वहां से 6 7 8 क्या होगा, तो इस तरह हर जगह से 6 7 8 बदल जाएगा। मान लीजिए चंद्रमा यहां होगा तो छठा सातवां आठवां ये होगा, यहां चंद्रमा आ जाएगा तो छठा सातवां आठवां ये हो जाएगा, यहां चंद्रमा होगा तो 6 7 8 ये हो जाएगा, यहां हो जाएगा तो 6 7 8 ये हो जाएगा, यहां हो जाएगा चंद्रमा तो 6 7 8 ये हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा तो 6 7 8, मतलब छठा आप गिन लीजिए कि छठा सातवां आठवां होगा। अब जैसे ये स्थिति बनी, दूसरी शर्त क्या कहता है, ये शुभ ग्रह नीच राशि में ना हो। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि शुभ ग्रह नीच राशि, तो अब ये शुभ ग्रह कौन से है? 3 है, गुरु है, शुक्र है, बुध है। अब गुरु की नीच राशि कौन सी होती है? तो आप ये भी जान लें, गुरु की नीच राशि क्या होगी? आप लोग पहले जान चुके हैं, मकर, ये कर्क राशि में, चौथी कर्क राशि में ये नीच का होता है गुरु, नीच राशि। अब कर्क में ये नीच का होगा। एक चीज जाना आप, शुक्र के क्या है? शुक्र जो है किसमें नीच का होता है? अब शुक्र को भी जान लीजिए आप। शुक्र जो है पूर्व बता चुके हैं आपको कि शुक्र जो है छठी राशि कन्या राशि में नीच का होता है। और बुध जो है मीन राशि में
क्या होता है, नीच का होता है। तो ये नीच की स्थिति जान लिए। तो यहां पे तीनों ग्रह आप देख लीजिए कि गुरु जो है वृश्चिक में है, शुक्र जो है धनु में है, और बुध जो है तो ये अपनी नीच राशि में नहीं है। तो जब नीच राशि में कहीं भी आ जाएगा तो क्या होगा कि वो जो है कुंडली में योग का निर्माण नहीं होगा। अब ये शुभ ग्रह के साथ अशुभ ग्रहों की युति या दृष्टि न हो। तीसरी शर्त क्या कहता है कि शुभ ग्रह हो गया नीच राशि। अब अस्त की भी बात, यहां दूसरी बात भी एक देखिए, अस्त न हो, पाप ग्रह अस्त न हो। तो अस्त क्या हुआ, अस्त आपको पहले बता चुके हैं कि सूर्य से 12 डिग्री के अंतर्गत जब सूर्य से बहुत नजदीक कोई ग्रह आ जाते हैं तो हर एक ग्रह का अलग अलग है, लेकिन आप इसको सीधे सीधे समझिए कि लगभग 12 डिग्री जो है कि 12 डिग्री के अंतर्गत सूर्य को, क्योंकि एक राशि जो होती है कितने होती है, 30 डिग्री की होती है, आपको मालूम है कि 30 डिग्री होती है। तो वहां जहां भी ग्रह लिखे होंगे, जैसे यहीं लिखा है ग्रह लिखा है तो वहीं पे लिखा रहता है, कहीं यहीं मान लीजिए ग्रह आपको लिया जब पत्रिका देखेंगे कहीं तो यहीं लिखेगा रहेगा शुक्र 20 डिग्री, गुरु जो है 15 डिग्री, या मतलब जो भी लिखा हो 30 डिग्री के अंदर, एक राशि 30 डिग्री की होती है तो 15 वही संख्या भी लिखी रहती है। तो आप उससे आपको समझ में आ जाएगी, या उसके नीचे पत्रिका में आपको मिलेगा कि होता है तो इस तरह डिग्री होती है। तो अस्त, इसकी अस्त की बात जो होती है तो अस्त यह है कि 12 डिग्री से कम ना हो। अब जैसे सूर्य जो है, सूर्य मान लीजिए सूर्य कितने डिग्री का है, सूर्य जो है 5 डिग्री का है। गुरु जो है, गुरु अगर 15 डिग्री का हो गया तो 12 डिग्री के अंतर्गत हो गया, 5 5 10 5 15 डिग्री, तो 10 डिग्री में आ गया तो गुरु अस्त हो गया। अब ये 5 में 12 जोड़ दे तो 12 5 यानी 17 डिग्री से ऊपर का है, और 17 डिग्री से ऊपर, और 5 में 17 इधर भी लिया जाता है। देखिए 5 डिग्री इधर है तो उधर 30 डिग्री में क्या जाएगा, तो 5 में 12 घटा दीजिए, 30 में 12 घटाइए, तो 30 में 12 घटाएंगे तो कितना, 12 2 24 36, 12 4 16 डिग्री। तो 16 डिग्री के ऊपर जब चला जाएगा, 17 डिग्री का है तो यहाँ पे 17 डिग्री है तो यहाँ पे तो अस्त नहीं है, लेकिन इधर से भी नजदीक। अब गुरु 5 डिग्री का है, सूर्य जो है 15 डिग्री का हो गया तो भी अस्त हो जाएगा। तो 12 डिग्री के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, 12 डिग्री अंतर्गत कम हो तो वो अस्त नहीं होगा। अस्त हो जाएगा तो अस्त हो जाएगा तो ग्रह अपना पूर्व बल से परिणाम नहीं दे पाएगा, तो ये योग का निर्माण नहीं होगा। फिर तीसरी से पाप ग्रह से पीड़ित ना हो। तो पाप ग्रह कौन कौन से हैं, पाप ग्रह आपको जानकारी है कि पाप ग्रह शनि मंगल राहु, शनि मंगल राहु सूर्य, ये सब पाप ग्रहों में आते हैं। तो ये सब इससे पीड़ित, ये सब यहाँ बैठे ना हो, मतलब इनके साथ कहीं यहीं शनि बैठ गया तो नहीं बनेगा, यहाँ मंगल हो गया तो भी नहीं बनेगा, यहाँ पर राहु हो गया तो भी नहीं बनेगा। तो पाप ग्रह जब भी आ जाएंगे इसके साथ में तो ये योग का निर्माण नहीं होगा। ये आप समझ ले सीधे कि निर्माण कब होगा, जब ये पाप ग्रह से मुक्त हो, पाप ग्रह की दृष्टि। दूसरी चीज क्या कह रहा है, दूसरी चीज कह रहा है कि पाप ग्रह इनके साथ बैठे ना हो और पाप ग्रह की दृष्टि भी ना हो। अब शुक्र यहाँ है और यहाँ पे मंगल बैठ गया, मंगल की दृष्टि हो गई सीधे सीधे। अब यहाँ पे राहु बैठ गया तो राहु की 7वीं दृष्टि, 7 8 9वीं दृष्टि से शुक्र को देख रहा है तो नहीं बनेगा। तो मतलब दृष्टि जो है, हर एक ग्रहों की दृष्टि, आप पुराने पाठों में जाएंगे जो इसको पढ़ते आ रहे हैं आप, तो उसे आप जो है देखेंगे तो वहां पे पाएंगे। अब फल की बात यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब इसके अब आप समझ जाइए कि ये इन शर्तों को पूरा कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। इस योग का जातक जो क्या होगा, बहुत कोमल दिल का होगा। जातक जो होगा कैसा होगा, नरम दिल, कोमल दिल, जो भी कह लीजिए, नरम नरम दिल, शिष्ट स्वभाव का होगा, शिष्ट स्वभाव होगा। विश्वसनीय, बहुत विश्वसनीय होगा। विश्वसनीय होगा, सुखी होगा, धनी होगा। ये तो सुख और धन, सुखी होगा, धनी होगा, प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। एक ये भी जान लीजिए कि प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, प्रसिद्ध होगा।
नरम शिष्ट स्वभाव विश्वसनीय होगा, सुखी धनी प्रसिद्ध होगा, तथा तथा ये भी यहां जान लीजिए शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाला होगा। विजय प्राप्त करने वाला। अब ये तो आपने जान ही लिया। अब एक चीज ये समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि ये तीनों भाव जो है, छठा भाव जो है, छठा आठवां बारहवां भाव दुख भाव होता है, और छठे में योग बन रहा है, दुख भाव में योग बन रहा है। ये आठवां भाव जो है दुख भाव है, ये सातवां भाव मारक भाव है। ये तीनों जो है आपके जो है खराब भाव यहां है, तो वहां से खराब भाव हुए। अब तो चंद्रमा से ये छठा आठवां बारहवां होगा, कहीं भी होगा। और कुंडली में ये भी कहा जाता है, पूर्व बता चुके हैं कि छठे आठवें बारहवें की बात आती है तो आपको संशय होना चाहिए, ये होना चाहिए, संशय होना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, 6 8 12 की बात आ रही है। केंद्र और त्रिकोण शुभ होते हैं, ये चीज आप जान चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने का मेन कारण एक चीज ये है कि ये चंद्रमा जहां भी होगा, चंद्रमा से 10वां भाव, तो मन के कर्म का, मन का कर्म में क्या रुझान होगा, जब हम ये देखने लगते हैं तो मन का कर्म में रुझान जो है 10वें भाव से, जैसे 10वां भाव लग्न कुंडली से 10वां भाव कर्म का भाव होता है, तो कर्म का भाव होता है, तो कर्म का, तो अब कर्म से ये क्या पोजीशन होगी, भाव से भाव को भी देखा जाता है, तो कर्म भाव से, तो कर्म कैसा, मन का कारक है, तो मन का कारक चंद्रमा है, मन को करने वाला है, तो मन का हमारा काम भी जो भी हम करते हैं उस सब काम में जो है क्या है, मन की अत्यंत आवश्यकता है। बिना मन के हम कोई कार्य नहीं कर सकते, अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। तो कार्य की बात होती है, तो कार्य जो है हमारा मन करेगा, तो मन करेगा कार्य, तो अब कर्म को कर्म कैसे होंगे वही देखने लिए तो कर्म से भाव को देखें, तो कर्म से भाव ये कौन सा हो जाएगा, ये अब आप देखिए, ये 9वां 10वां 11वां हो जाता है। कुंडली में क्या होता है कि 9वां भाव जो है, 9वां भाव भाग्य भाव होता है, 10वां भाव कर्म भाव होता है, 11वां भाव आय का भाव होता है। तो 9वां भाव भाग्य का भाव हो गया, कर्म का भाव हो गया, तो कर्म का भाव ये संपन्नता का भाव, मतलब धन का कर्म जो है कर्म का भाव हो गया, और ये आय का भाव मतलब हमारे सम्मान का, संपन्नता का भाव हो गया। तो ये 3 भाव चंद्रमा से होते हैं। तो अब यहां से देख लीजिए, जैसे यहां से देखिए तो एक कर्म भाव से क्या हुआ, कर्म भाव से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वां हो जाएगा। कर्म भाव से 9वां हो जाएगा, ये तो ये 10वां हो जाएगा, 11वां हो जाएगा। तो ये क्या करता है, क्या है, धन धन संपत्ति भाग्य और सम्मान का ये भाव क्या हो जाता है कि कर्म भाव से ये क्या हो जाता है, ये कर्म भाव से 9 10 और 11 हो जाता है, जो कि धन संपत्ति संपत्ति भाग्य और मान सम्मान की वृद्धि करने वाला होता है। वृद्धि कारक होता है। तो अब आपने ये समझा कि कुंडली में योग कैसे बनेंगे। एक बार हम, तो योग सीधे की छठे सातवें आठवें में होना चाहिए, नीच राशि में नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, शुभ ग्रहों से युक्त हो सकता है। शुभ ग्रह तो है ही, शुभ ग्रह जो है पाप ग्रहों से युक्त नहीं होना चाहिए, पाप ग्रहों से दिष्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्या होता है, व्यक्ति नरम होगा, स्वभाव होगा, विश्वसनीय होगा, और सुखी धनी प्रसिद्ध होगा, और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। और क्यों ऐसा होता है, ये होता है क्योंकि कर्म भाव से, कर्म से ये 9वां 10वां 11वां होता है। 9वां जो है आपका भाव जो होता है धन संपत्ति, 9वां जो है धर्म का, धर्म कर्म का, उसका धन संपत्ति के ये भाव होता है, और 9वां भाव भाग्य का, फिर 10वां भाव कर्म का होता है, धन संपत्ति का भाग हो जाता है, 11वां भाव आय का, धन संपत्ति का भाग हो जाता है। सम्मान का भाव कर्म, कर्म जो है आपका जैसे करेंगे उसी तरह आपको सम्मान मिलेगा, वो सम्मान का भाव हो जाता है। तो आज आपने चंद्रादि की योग, 6 योगों की बात हुई थी, 6 योग। कुछ योग और हमारे आए हैं जिनकी भी हम चर्चा कर लेंगे आगे के उसमें जो करेंगे। बासुमती योग एक जो है, 7वां जो है बासुमती योग, मती योग
8वां जो है अमला योग, ये भी चंद्रमा से बनने वाले योग हैं, इसको भी हम अमला योग। और 9वां जो है गजकेसरी योग, जिसकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है, गजकेसरी योग। और 10वां जो है गजकेसरी योग के बाद 10वां जो है पुष्कल योग। तो अब आप कहां तक हम लोग चंद्राधि योग तक जान लिए। 4 योग और बचे हैं, 4 योग की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धीरे धीरे जो भी होगा, बड़ा होगा तो एक वीडियो में, और छोटे होंगे तो 2 वीडियो में उनको लेते हुए हम चलेंगे। और धीरे धीरे हम जो है आप योगों को सभी योग जान जाएंगे। फिर कुंडली के में देखने के कुछ विशेष नियम होते हैं, उन नियमों को आपको ध्यान में हमेशा रखना होगा। जब भी फलित ज्योतिष की कुंडली देखते हैं तो उस पर भी चर्चा करेंगे, और धीरे धीरे कुंडली के बारे में समस्त चर्चाएं होंगी। विषय बहुत बड़ा है, धैर्य रखने की जरूरत है। अब आप इसे देखते जाएं, क्रम से पाठ को जो है अध्ययन करें, और पसंद आता हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लाइक भी करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। सभी को प्रणाम।